हम आपको बताएं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे वो 9 कक्षा 9 की हो, चाहे कक्षा 10 की हो, कक्षा 11 की हो, कक्षा 12 की हो, किसी भी कक्षा की हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री विदाउट पॉइंट के मीनिंगलेस है भाई। अगर पॉइंट ही नहीं होगा तो आप फिगर बनाएंगे कैसे, आप चित्र कैसे बनाएंगे, आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप उसको ये हमारा बिंदु हो गया। तो बिंदु की डेफिनेशन क्या हो गई, बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है, ना गहराई होती है, ठीक है ना। और बिंदु की वैसे डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, मतलब त्रिज्या 0 हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ट्रिगो एकेडमी का एक हिंदी मीडियम चैनल लॉन्च होगा और उस पर हम लोग हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा ये 9th से लेकर के 12th तक की क्लास के लिए होगा, कक्षा 9 से 12 तक की क्लास के लिए होगा। इसमें हम लोग आपके बोर्ड का तो कवर करेंगे ही करेंगे के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं लाइक IIT JEE नीट हो गया, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के रिस्पेक्टिव में अगर बात करें तो अगर हमने आपको 11th का कोई भी चैप्टर पढ़ाया तो उस चैप्टर को हम लोग आपके बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपका उसमें बोर्ड कवर करेंगे, एयरफोर्स NDA अप टू JEE मेंस तक ये बैच रहने वाला है, ठीक है ना। और जब आपके फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे या बाकी सर पढ़ाएंगे तो वो भी आपको बोर्ड और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अप टू JEE मेंस तक ये बैच जाने वाला है। तो इसका मतलब ये बात समझिए कि हम लोग यहाँ पर IIT JEE मेंस और क्वेश्चन तो हम आपको एडवांस के भी डिलीवर कर देंगे, बट अपना जो पर्पज होगा वो बोर्ड, एयरफोर्स NDA और IIT JEE मेंस होने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम लोग 11th का ही एक बेहतरीन सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो एक कंप्लीट यूनिट है, एक पूरा ये भाग है जिस भाग का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति के नाम से आप देखेंगे 11th की क्लास कक्षा 11 की किताब में आपको ये चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। और थोड़ा मेरा हैबिट इंग्लिश बोलने का है तो हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज ना करें, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर का बेसिक मतलब समझते हैं। निर्देशांक का मतलब क्या होता है। निर्देशांक आपने सुना होगा, आपसे बोला जाता हो कि ये काम करके आओ, ये वाला काम करके आओ, तो क्या होता है, निर्देश देना हो गया ना। निर्देश मतलब आदेश देना होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर देना हो गया, ठीक है। ऑर्डर देना हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको निर्देश दे रहा है कि ये काम करके आओ या ये काम करके आओ। तो निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर इसका वर्ड ढूंढे तो ज्योमेट्री होता है। जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मेजरमेंट ये नहीं कि आप पूरे भारत की अर्थ को मेजरमेंट कर रहे हैं, नहीं। इसका बेसिक मतलब होता है अर्थ पर जितने ज्योमेट्रिकल फिगर अवेलेबल हैं, लाइक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, वृत्त हो गया या रेखा हो गई, इस टाइप की ज्योमेट्री का जो अध्ययन करते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करते हैं। और आपने 9th और 10th में देखा होगा वहाँ पर सिर्फ ज्यामिति लिखा होता है, ज्योमेट्री। तो वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री को किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मतलब उसका वहाँ पर थोड़ा मतलब अलग होता है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो निर्देशांक ज्योमेट्री है इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देशांक ज्यामिति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो। सिस्टम का मतलब सिद्धांत आपने देखा, नंबर सिस्टम, पद्धति होता है। नंबर सिस्टम आपने देखा होगा, आप अगर 9th-10th में आपने अगर प्रीवियस क्लास में देखा तो वहाँ पर क्या लिखा, नंबर सिस्टम। अगर आप किसी की हिंदी जाओ तो क्या लिखा होता, संख्या पद्धति। एक ऐसी पद्धति को हम लोग डेवलप करते हैं जहाँ पर संख्याओं का अध्ययन कर सकें, 1 by 1 एक एक करके संख्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। कौन सी संख्या किस श्रेणी में आएगी, किस संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो वो क्या होगी, पद्धति डेवलप करते हैं, एक मेथड डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पर चलने वाले हैं। तो अगर निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करेंगे बिंदु की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, बिंदु की। तो अगर बिंदु की बात किया जाए तो बिंदु, व्हाट इज द, ये बिंदु क्या होता है, बिंदु का मतलब क्या होता है। देखो हम आपको बताएं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे वो 9 कक्षा 9 की हो, चाहे कक्षा 10 की हो, कक्षा 11 की हो, कक्षा 12 की हो, किसी भी कक्षा की हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विदाउट पॉइंट के मीनिंगलेस है भाई। अगर पॉइंट ही नहीं होगा तो आप फिगर बनाएंगे कैसे, आप चित्र कैसे बनाएंगे, आप डायग्राम कैसे बनाएंगे,
आप उसको बना, आप आरेखित कैसे करेंगे? आलेखित तो कर नहीं सकते ना अगर आपके पॉइंट को नहीं पता है। भाई अगर आपने कोई त्रिभुज बनाया तो त्रिभुज आप क्या काम करेंगे, ये त्रिभुज हो गया, लेकिन त्रिभुज बना कैसे होगा? पॉइंट ज्वाइन करके बना होगा। अच्छा, त्रिभुज बनाने, और आपने क्या काम किया, आपने सर्कल बना लिया। आपने क्या काम किया, आपने चतुर्भुज बनाया, आपने वृत्त बना लिया, आपने एक वर्ग बना लिया। आप यहाँ से आयत बना सकते हैं, आयत तो इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आप समचतुर्भुज बना सकते हैं, आप समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये सब बने कैसे होंगे? तो ये सब बनते हैं किससे? पॉइंट को ज्वाइन कर, पहले तो हम पॉइंट पढ़ेंगे, फिर आपने अगर पॉइंट को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, जैसे ये हमने पॉइंट बहुत पास पास ले लिए, ये हमने बिंदु बहुत पास पास ले लिए, अगर हम इनको मिला दें तो क्या हो गई, एक रेखा फॉर्म हो गई। अगर इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ से क्या एक फॉर्म होगी, एक रेखा फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट, बिंदु पढ़ने वाले हैं, ताकि बिंदु की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें क्लियर कर लें, ठीक है। तो बिंदु होता क्या है, अब हमें पता, सेकंड पॉइंट का बिंदु का परिभाषा क्या होता है। तो बिंदु की परिभाषा, आप इसकी बहुत सारी परिभाषाएं बताएंगे। जैसे आप यही बोल सकते हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, क्या लिखेंगे, एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। ना हो, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, मतलब त्रिज्या को अपन लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जीरो हो जाए तो किसको प्रदर्शित करेगा, वो वृत्त को प्रदर्शित करेगा। या सेकेंड अगर हम डेफिनेशन बताएं, आप देखो, अगर आपसे कोई बोले बिंदु क्या होता है, तो आप बोलेंगे बिंदु की ना तो ऊंचाई होती है, ना लंबाई होती है, ना मोटाई होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले वृत्त बिंदु क्या होता, तो आप बोलेंगे बिंदु की ना तो कोई मोटाई होती, ना ऊंचाई होती, ना लंबाई होती, ना गहराई होती, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं होता। बिंदु मतलब ना तो ऊंचाई होगी, ना लंबाई होगी, ना मोटाई होगी, ठीक है ना। ये मोटी मोटी चीज़ें आप बिंदु के बारे में बोल सकते हो कि एक ऐसा वृत्त जिसका, एक अगर डेफिनेशन बोलना तो ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, त्रिज्या जहाँ पर जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। और बिंदु की ना तो कोई, यहाँ पर आपको लिखना, ना तो कोई लंबाई, ना तो कोई ऊंचाई, ना लंबाई, ना ही मोटाई होती है, ठीक है ना। ये आप पॉइंट नोट करके देख लो, होती है। ये हमारा बिंदु हो गया। तो बिंदु की डेफिनेशन क्या हो गई, बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है, ना गहराई होती है, ठीक है ना। और बिंदु की वैसे डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, मतलब त्रिज्या जीरो हो जाए। जैसे आपने क्या काम किया, कोई एक वृत्त बनाया, आपने मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वृत्त बनाया, तो इसमें तो एक कुछ, इसमें आपने अगर वृत्त बनाया तो इसमें त्रिज्या तो आ गई ना। अगर त्रिज्या आ गई, भले त्रिज्या 1 आ गई, लेकिन आ तो गई है ना, तो ये बिंदु को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब अगर बिंदु को प्रदर्शित करना है तो मान लेते हैं ये यहाँ पर हमने एक बिंदु बना दिया ये, तो इसमें क्या है, इसमें अब आप बताएंगे इसमें कोई त्रिज्या एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब त्रिज्या इसमें नहीं है। अगर त्रिज्या नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई बिंदु की। अब बिंदु का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली कहाँ पर करते हैं भाई, बिंदु को कहाँ पर हम बना सकते हैं। आप प्लेन और पेपर पे बना सकते हैं, जैसे आपके पास कॉपी है तो कॉपी में आप बिंदु को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आप किसी दीवार पर बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी मैट पर कर सकते हैं, अर्थ पर कहीं पर भी आप बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं। बट क्या वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, नहीं। तो हम लोग को बिंदु के बारे में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, कैसे बिंदु रिएक्ट करेगा, कैसे बिंदु का जो गुण होगा वो कैसे वर्क करेगा, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं अगेन बिंदु की। अगेन बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु क्या हो सकता है, तो बिंदु को कहां कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए निर्देशी अक्ष, अक्ष है, निर्देशी अक्ष होते हैं। तो निर्देशी अक्ष जिसको
कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, निर्देशी अक्ष। तो निर्देशी अक्ष पर यह प्रदर्शित किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे हम लोग बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, जैसे आपने इंग्लिश हम इसका बोल रहे हैं। तो निर्देशी अक्ष क्या होते हैं, जहां पर एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करेंगे, तो वहां पर जो बनेगा वो समकोण निर्देशीय अक्ष बनता है। निर्देशीय अक्ष कौन सा अक्ष बनता है, समकोण निर्देशीय अक्ष। जैसे हमने क्या काम किया, यहां पर एक लाइन, ये एक्स अक्ष लिया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, यहां पर लिखेंगे एक्स अक्ष, और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो वाई अक्ष होने के मतलब ये एक दूसरे को आपस में कहां पर कट करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर कट करेंगे। तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 अंश कोण हो गया, ये सभी आपके 90 अंश के कोण हो गए, ठीक है ना। ये आपका 90 अंश का कोण हो गया, ये आपका पर्टिकुलर 90 अंश का कोण हो गया। अगर हम बात करें ये कंप्लीट कोण कितने का होगा, तो एक कंप्लीट कोण आपका होता है 360 डिग्री का, 360 अंश का। तो यहाँ पर 360 अंश का ये कंप्लीट कोण हो गया। अगर बात करें ये यहाँ से अगर ये इतना ये कोण कितना होता है, तो आप बताएंगे ये 180 अंश का कोण होता है, ये 180 अंश का कोण होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए। अब हम क्या काम करते हैं, निर्देशी अक्ष को बनाने से पहले, ये आपको आइडिया एक आपको थोड़ा थोड़ा कुछ सेंस लगा होगा कि निर्देशी अक्ष कैसा होता। अब हम निर्देशी अक्ष आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट चित्र बनाने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग निर्देशी अक्ष को काफ़ी गहराई से काफ़ी डेप्थ में चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 4 आपको फिगर बनाने होंगे। जैसे हमने ये वाला बना दिया, ये एक्स अक्ष रहने वाला है, ये आपका वाई अक्ष रहने वाला है। एक और डायग्राम बनाते हैं, ये भी आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। थर्ड और ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। एक और ड्रॉ करते हैं यहां पर, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एक्स अक्ष का वो वाला भाग बताओ, एक्स अक्ष का वो वाला भाग बताओ जो हमेशा धनात्मक रहता है, तो आपको क्या कम करना है, ये वाला डार्क कर लेना। ये एक्स अक्ष का वो वाला भाग है जो हमेशा धनात्मक रहता है। ये एक्स अक्ष का वो वाला भाग है जो हमेशा धनात्मक रहता है। एक्स अक्ष का, एक्स का धनात्मक भाग, एक्स का धनात्मक भाग है ये। एक्स का धनात्मक भाग है। अगर आपसे बोला जाए एक्स का वो भाग बताओ जो हमेशा ऋणात्मक रहता है, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ से ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन एक्स अक्ष के लिए हमेशा ऋणात्मक रहता है। ये वाला रीजन एक्स अक्ष के लिए हमेशा ऋणात्मक रहता है। तो यहाँ से ये वाले रीजन के बारे में क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग होता है, ठीक। अगर अब आपसे बोला जाए वाई अक्ष का वो भाग बताओ जो हमेशा धनात्मक रहता है, तो वाई अक्ष का वो रीजन जो हमेशा धनात्मक रहता है, तो आप क्या काम करेंगे, ये वाला डार्क कर लेंगे। आप क्या काम करिए, साथ में ही नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो पाए। तो ये वाला भाग किसके लिए होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष का धनात्मक भाग,
ये भाग हमेशा धनात्मक रहता है, ठीक है। अब अगर आपका लास्ट सवाल क्या होगा, एक्स वाई अक्ष का वो भाग बता दो सर जो हमेशा ऋणात्मक रहता है। तो वाई अक्ष का हमेशा ऋणात्मक जो भाग रहता है वो ये वाला भाग है। ये वाला भाग वाई अक्ष का हमेशा ऋणात्मक रहता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई अक्ष का या वाई अक्ष वाई का ऋणात्मक भाग, का ऋणात्मक भाग हो गया। तो ये भाग कैसा हो गया, ऋणात्मक भाग हो गया। तो अब हम बात करें तो एक्स अक्ष की जब बात चले, एक्स अक्ष पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो आप बाई पे खड़े हो जाओ। एक्स की बात चले तो बाई पर खड़े हो जाएंगे, और बाई की बात चलेगी तो एक्स पर खड़े हो जाएंगे। वाई अक्ष की बात चले यहाँ पर, वाई अक्ष कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो एक्स पे खड़े हो जाओ। एक्स के नीचे वाला भाग हमेशा वाई के लिए, एक्स के नीचे वाला भाग, एक्स के नीचे वाला भाग वाई के लिए ऋणात्मक होता है। एक्स के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग देखो, ये एक्स के ऊपर वाला भाग, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, इसके ऊपर वाला भाग क्या होगा, वाई के लिए हमेशा धनात्मक होगा। अब अगर बात चले एक्स एक्सिस की, तो ये बाई एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस खड़े हो जाओ। एक्स बाई एक्सिस के राइट साइड वाला, राइट साइड वाला, ठीक है ना, दायां और बायां थोड़ा मेरे कन्फ्यूजन है। तो राइट साइड वाला ये वाला भाग क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। किसके लिए, अब देखो ये एक्स का भाग ये वाला क्या है, हमेशा ये वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये वाला भाग हमेशा पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स अक्ष का कहाँ धनात्मक होता है, कहाँ ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। वाई अक्ष कहाँ धनात्मक होता है, कहाँ ऋणात्मक होता है, शायद आपको पता चला होगा। आप देखो वाई अक्ष की बात चलेगी तो एक्स के ऊपर वाला पार्ट वाई के लिए पॉजिटिव होता है, और एक्स के नीचे वाला पार्ट वाई के लिए ऋणात्मक होता है। और जब एक्स एक्सिस की बात चलेगी, एक्स के वाई के राइट साइड वाला रीजन, वाई एक्सिस के राइट साइड वाला रीजन एक्स के लिए धनात्मक रहता है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला रीजन एक्स एक्सिस के लिए ऋणात्मक रहता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो क्या काम करते हैं, अब एक और निर्देशीय अक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब एक साथ चीज़ें लिखेंगे, यहाँ से अब हम लोग एक साथ चीज़ें लिखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर हो जाए और चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। हम कोशिश करेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, ठीक। हिंदी मीडियम का बैच है तो हम इसको ऐसा नहीं कि बहुत कम पढ़ा के निकल जाएंगे, जैसा हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं सेम उसी लेवल से पढ़ाएंगे और उसी लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं धनात्मक का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। और बड़ा छोटा कैसे लिखते हैं, ये बड़े का साइन हो गया, ये छोटे का साइन हो गया। तो अब हम लोग अगर इन साइन के माध्यम से हम बात करें, तो अगर हम यहाँ से x की बात करें तो यहाँ पर x क्या होता है, x भाई इसके इस साइड है, x धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। और ठीक है, यहाँ पर x बात करें तो यहाँ पर x कैसा होगा, आप देखें ना, आप क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर x क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। धनात्मक मतलब क्या होता है, बड़ा, 0 से बड़ा। और ये बड़े का साइन है, ये छोटे का साइन है, ठीक है, ये बड़े का चिन्ह है और ये छोटे का चिन्ह है। अब हम बात करें x यहाँ पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे अभी भी आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी x क्या होगा, अभी भी ऋणात्मक होगा, मतलब x लेस देन, x छोटा होगा किससे, 0 से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप बोलेंगे अब बाई एक्सिस के आप किससे आ गए, राइट साइड आ गए, तो यहाँ से x क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक। अगर हम यहाँ से बात करें इसकी वाई एक्सिस की, तो वाई आप बोलेंगे, आप वाई एक्सिस के लिए देखो एबव द एक्स एक्सिस है। अगर वाई की बात करें तो एबव द एक्स एक्सिस है, अगर एबव द वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो ये y कैसा है, यहाँ पर धनात्मक है। धनात्मक मतलब ग्रेटर देन 0 भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी भी आप x एक्सिस के ऊपर हो, तो यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, y लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y, तो y, और यहाँ पर भी y अपना क्या रहने वाला है, धनात्मक रहने वाला है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अब आप बोलेंगे बाई एक्स एक्सिस के नीचे आ गए आप, तो यहाँ पर y कैसा होगा, यहाँ पर ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा, तो कैसे लिखेंगे, y छोटा है किससे, 0 से। और यहाँ पर भी अभी भी क्या है,
एक्स एक्सिस नीचे है तो यहाँ पर भी वाई क्या रहने वाला है, 0 से छोटा रहने वाला। तो ये साइन आपने देखे होंगे, आप जब अपना एनसीईआरटी या जो भी हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक होगी, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, इंडिया भारत में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो, ये सब चीज़ें अगर मेंशन हैं, अगर हैं तो आप देखोगे आपको पूरा मतलब समझ में आएगा कि कहाँ से निर्देशी अक्ष हो गया, कहाँ से बिंदु आ गया, कैसे हम बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो हम लोग वापस बिंदु पर आते हैं, बट बिंदु को समझने से पहले हमको ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी थी। इसको ही बोलते हैं निर्देशी अक्ष। ये आपका क्या होता, यही होता आपका निर्देशी अक्ष। निर्देश किसको देता है, ये एक्स और वाई को। ये निर्देश किसको देता है, एक्स और वाई को। आप बोलेंगे सर आप तो बता रहे निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पर एक्स और वाई कहाँ पर आ गए, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक्स वाई नहीं इन्वॉल्व होता, जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स आपस में मिक्स होती हैं, तो हम बनता वहाँ पर क्या, निर्देशी अक्ष बनते हैं, ठीक है ना। समकोणीय निर्देशी अक्ष बनता है, त्रियक निर्देशी अक्ष बनता है। तो यहाँ पर क्या है, अब बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लिया। तो अगर बिंदु को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बिंदु कैसा होगा, बिंदु आपका 1 और 2 फॉर्म का होगा। ऐसा 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, आपका बिंदु -5 -7 हो सकता है, आपका बिंदु यहाँ पर -9 11 हो सकता है, आपका बिंदु यहाँ पर 10 और 12 हो सकता है, आपका बिंदु 20 और 21 हो सकता है। तो ये बिंदु कैसे रिप्रेजेंट करे जाएंगे, ये x, y की सहायता से हम लोग निर्देशी अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें बिंदु के प्रदर्शन की, तो अब हम लोग अगर बिंदु के प्रदर्शन की बात करें तो सेकंड, आप इसको देख लीजिए, सेकंड बात करते हैं। अब देखो यहाँ से, अब हमको अगर जिसकी हम लोगों ने शुरुआत की थी बिंदु की, अब हमको बिंदु रिप्रेजेंट करना है। बिंदु किस पे रिप्रेजेंट करना, निर्देशी अक्ष पर। तो यहाँ से फिर से हम निर्देशी अक्ष पर, अब हमें लगता है आपका बेसिक कवर हुआ होगा। और अब हम लोग बातें करते हैं बिंदु की और निर्देशी अक्ष की। तो बिंदु कहाँ पर, बिंदु की बात करें तो बिंदु आपका कहाँ पर प्रदर्शित होगा, निर्देशी अक्ष पर। आप बोलेंगे बिंदु कहाँ पर प्रदर्शित होगा, तो आपका बिंदु निर्देशी अक्ष पर बिंदु, ठीक है ना। और बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमको किसकी सहायता चाहिए होगी, निर्देशी अक्ष की। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशी अक्ष। निर्देशी अक्ष, ठीक है ना। और निर्देशी अक्ष क्या होता है, जहां पर एक्स और वाई को प्रदर्शित किया जा सके, जहां पर एक्स और वाई को प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है ना। बिंदु को, या इंडायरेक्टली बोले, एक बिंदु को एक्स और वाई के फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए जो अक्ष की सहायता लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्देशी अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और ये निर्देशी अक्ष किस पर बनी होती, ये समतल पर बनी होती। किस पर बनी होती है, समतल पर बनी होती है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक निर्देशी अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब हमको यहाँ पर एक बिंदु रिप्रेजेंट करना। बिंदु का नाम, हम बिंदु को हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी आपका ऐसे होगा एक्स वाई फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में। और आपको पता है यहाँ पर एक्स आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, वाई भी आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कौन सा किस चतुर्थांश में होगा उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके साइन की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग बिंदु को प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो हमको पता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख ले प्लस बना दे रहे ताकि आपको पता चले ये धनात्मक एक्स अक्ष है, यहाँ पर प्लस बना दे रहे तो आपको पता चले धनात्मक एक्स अक्ष है। और यहाँ पर हम लोग, ये भी वाई अक्ष है, ये भी वाई अक्ष है, बट यहाँ पर हम आपको माइनस का साइन बना दे रहे, ऋणात्मक साइन बना दे रहे ताकि आपको पता चले ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। और यहाँ पर हम बना दे रहे ये भी आपका एक्स अक्ष ही है, बट यहाँ पर हम क्या बना देंगे, माइनस, ताकि आपको ये पता चले ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ठीक। अब आपको यहाँ से जो चीज़ें सिखाई हैं फिर से रिकॉल करो। एक्स आपका यहाँ 0 से बड़ा होता है और वाई भी यहाँ पर आपका 0 से बड़ा होता है। और अब यहाँ पर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं,
प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, और आप याद करो तो यहाँ पर x आपका क्या होता था, यहाँ पर x आपका ऋणात्मक होता था, बट y अभी भी आपका यहाँ पर धनात्मक होता था। और इसको जो बोलते हैं ये द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट। अगर यहां से हम बात करें तो यहां से अब आपका x क्या होता था, x आपका यहां अभी भी क्या रहने वाला है, ऋणात्मक ही रहने वाला है। y अब आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि बिलो x एक्सिस थे तो क्या हो जाएगा, लेस देन या 0 से छोटा हो जाएगा। थर्ड अगर बात करें तो ये वाला कौन सा चतुर्थांश होगा, तो इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। हो सकता है हिंदी में थोड़ा लिखने में गलती हो जाए तो आप उसको उसके लिए पहले से ही माफ कर दीजिएगा मेरे को। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर x क्या होती थी, पॉजिटिव धनात्मक होती थी, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, 0 से बड़ा लिखेंगे। और बाई x क्या होती थी, ऋणात्मक मतलब लेस देन 0 मतलब छोटा लिखेंगे। और अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कौन सा होता है, ये चतुर्थांश होता है। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश की ही अंग्रेजी क्वाड्रेंट होती है, चतुर्थांश की ही इंग्लिश क्वाड्रेंट्स होती है, चतुर्थांश हो गया। तो ये आप देख लो, यहाँ से आपका 11th का क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्चुअल में, रियल में, यहीं से वास्तविकता में आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है यहीं से शुरू होता है। ठीक है ना, वो तो हमें आपका ये बैकअप आपको बेसिक क्लियर कराना था कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये बिंदु होता है, बिंदु का डेफिनेशन, बिंदु की परिभाषा हमने आपकी बताई है, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। बिंदु क्या होता है, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। दूसरे बात में आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, बिंदु की ना तो कोई ऊंचाई होती, ना लंबाई होती, ना मोटाई होती, ना गहराई होती बिंदु का। और बिंदु क्या है, विमाहीन राशि है। बिंदु क्या है, विमाहीन चित्र है। कैसा है, विमाहीन चित्र है, बिंदु का कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है ना, विमा बिंदुहीन राशि है। ठीक, तो अब यहाँ से अब देखो, तो अगर हम, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर बात करें प्रदर्शित करो, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम आपसे बोलें कि दिखाओ बिंदु 4,3, -5, 5, -1, -2, 2, -3 दिखाओ बिंदु निर्देशीय अक्ष पर। या ऐसे लिखा होगा इन बिंदुओं को, या ऐसे लिखा होगा इन बिंदुओं को निर्देशीय अक्ष पर प्रदर्शित करो। कैसे लिखा होगा, इन बिंदुओं को, दिए गए बिंदुओं को निर्देशीय अक्ष पर प्रदर्शित करो। ठीक है ना, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा कहानी में थोड़ा हट के खेलते हैं, क्योंकि फिर तो वो किताबी लैंग्वेज हो जाएगी, मज़ा ही नहीं आएगा फिर तो। ठीक है ना, फिर तो मार्केट में यूट्यूब पर बहुत सारा सब कुछ अवेलेबल है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। हमें, मेरा पर्पज़ ये है कि जो मेरे पास कंटेंट है हिंदी माध्यम का, यूनिक और ऐसा जो हमें नहीं लगता रेयर केस में किसी के पास होगा, उस टाइप का हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें थोड़ा अलग तरीके से मिलेंगी आपको। अब हमको क्या करना, निर्देशीय अक्ष बना लेना है। तो ये हमारा एक निर्देशीय अक्ष आ गया, जहाँ से आपको पता होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब ये एक्स अक्ष होता है आपका, और ये मेरा अभी पहला वीडियो है हिंदी माध्यम का। हम कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश के वर्ड बिल्कुल ही यूज ना करें, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को यूज करें। ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो अब हमको पता है ये वाला एक्स कॉमा वाई। अब हमको ये पता था कि ये जो बिंदु होते हैं ये एक्स कॉमा
वाई की फॉर्म के होते हैं, मतलब पहले एक्स लिखते हैं जिसके बाद वाई लिखते हैं। तो पहला वाला जो नंबर है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला नंबर है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब हमको पता है एक्स इस साइड धनात्मक होता है, एक्स इस साइड ऋणात्मक होता है, वाई ऊपर धनात्मक होता है और वाई नीचे ऋणात्मक होता है। तो अगर इस बिंदु को हम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो एक्स अक्ष पर कितना जाएंगे 4, तो हम मान लेते हैं हमारा 1 यहाँ कहीं है, 1 यहाँ पर कहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 1 हमारा इधर हो गया, 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। और अपने पास 5 भी है तो थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये लाइन को थोड़ा, तो यहां पर हमारा 5 आ गया। और यहां पर हमारा ये 5 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, यहां पर हमारा x निगेटिव होगा -1, ऋणात्मक -2, -3, -4, -5। यहाँ पर y निगेटिव होगा -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4 यहाँ तक। और क्या आपने को, ठीक है, इतना ही करना है। अब देखो क्या काम करना होता है, कैसे बिंदु को प्रदर्शित करना होता है, ये इस बात को देख लो, कैसे प्रदर्शित करना होता है इस बात को आप एक बार देख लो। तो क्या काम करना, हमको x पर 4 चाहिए, y पर 3 चाहिए। तो x पर 4 इधर मिलेगा, इस साइड जाओ आप, और y पर कितना जाना 3, तो यहाँ पर आ जाओ। ऐसे करके दोनों को आपस में आमने सामने मिला दो। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा, इस बिंदु का नाम क्या होगा, 4,4,3, ठीक है ना, 4,3 इसका नाम होगा। अब हमको क्या काम करना है, ये -5 है, x पर -5 जाना है और y पर +5 जाना है, क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, ये x को, ये y को, ये x को और ये y को। तो यहाँ पर x पर हमको -5 जाना है, -5 मतलब हम यहाँ आ गए ये, और इस पर +5 जाना है, तो इधर जाओ +5, ये -5 और ये +5 पर इस साइड जाओ। तो यहाँ पर हमारा बिंदु कौन सा हो गया, ये -5,5, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, -5,5 हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं x -1 है और y भी x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। तो x ऋणात्मक यहीं पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा और y ऋणात्मक इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, नहीं, y पर -2 जाना है, तो यहाँ पर अपना -1 था, ये -2 जाना है, तो ये वाला अपना ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये -1, -2 हो जाएगा। अब क्या है अपने पास, 2,3 है और 2 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है। तो इसका मतलब y का निगेटिव पार्ट, y का नेगेटिव और x का धनात्मक, तो x धनात्मक इस साइड है, तो यहाँ पर जाओ, और y ऋणात्मक इधर है, तो इसको इधर लाओ। इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे, वही वाला बिंदु आपका 2,-3 होगा। तो आपने ये सभी बिंदु को प्रदर्शित कर लिया। तो ऐसे करके हम लोग बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर चीज़ें कम समझ में आई हैं तो एक बार और हम आपको करके बता रहे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे अगर हम अब डायरेक्ट लिखते नहीं, अब डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, इनको हमें रिप्रेजेंट, इन बिंदु को रिप्रेजेंट करना है, बिंदु, और बिंदु हमारे पास हैं 1,2 -4,3। इनको अगर हमें प्रदर्शित करना है कहाँ पर, निर्देशीय अक्ष पर। तो अगर निर्देशीय अक्ष पर इनको प्रदर्शित करना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमारा x अक्ष होता है, और हम इतनी बार बोलेंगे कि आपको वैसे ही ये रट जाएगा। ये हमारा y अक्ष होता है, एबव वाला पार्ट y के लिए धनात्मक होता है, बिलो वाला पार्ट y के लिए ऋणात्मक होता है, राइट साइड वाला x के लिए धनात्मक होता है और लेफ्ट साइड वाला x के लिए ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1, x के पर 1 चाहिए
और y पर 2 चाहिए, तो y पर प्लस का 2 इस साइड मिल जाएगा, तो इन दोनों को यहाँ पर मिला लो, ये दोनों आकर यहाँ पर मिल रहे। तो ये वाला जो बिंदु बना आपका, इस बिंदु का नाम है 1,2। अब x को आपको चाहिए -4, x -4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये -4 हो गया, x -4 ये हो गया, और y कितना है प्लस का 3, तो y प्लस का 3 इस साइड लूँगा, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पर आके मिले, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, -4, 3। तो मुझे आशा है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, कैसे हम बिंदु को निर्देशीय अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, कौन सा कहाँ पर अक्ष धनात्मक होता है, एक्स अक्ष कहाँ पर धनात्मक होता है, वाई अक्ष कहाँ पर धनात्मक होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्लियर हुई ना, शुरू हुई होंगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहीं से आपका डेवलप होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री के जो भी फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी, जो गुण होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रमेय होती हैं, यहीं से। जैसे अगर हम बात करें कि अब इस पर क्या क्या बनने वाला है, तो अब देखो आप क्या काम कर सकते हो, ये बिंदु है, इस बिंदु की ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु से कितनी दूरी है। भाई क्वेश्चन जैसे कैसे कैसे बनेंगे, अब इस बात को समझो, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इस बात को समझो कि अब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछी जा सकती है, इस बिंदु से दूरी पूछी जा सकती है, और बिंदु दिए जा सकते हैं। मान लेते हैं एक और बिंदु यहाँ पर है -4, -3, और ये बिंदु है। अब बोलेगा इन बिंदु को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपने इस बिंदु, दोनों बिंदु को ज्वाइन किया, तो आपसे यहाँ पर कौन सा एक चित्र बना, ये त्रिभुज बना, तो बोला जाएगा ये त्रिभुज कैसा है, ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। और स्केलिन ट्राइंगल है, कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज बनेगा। देखो ना, बिंदु से ही त्रिभुज बनेगा, बिंदु से ही स्क्वायर बनेगा, बिंदु से ही समानांतर चतुर्भुज बनेगा, बिंदु से ही आयत बनेगा, ठीक है ना। तो बिंदु ही की प्रॉपर्टी हमको ज़्यादा पढ़नी है। हो सकता है इन दोनों बिंदु की दूरी पूछ ली जाए, इसका मतलब हमको डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का फार्मूला मिलने वाला है। ये ट्राइंगल त्रिभुज बना, कैसा त्रिभुज बना, इसके फार्मूले मिलने वाले, इसके कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको बिंदु का ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।